देखिएगा बच्चों, जैसा कि आप लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण आपका समाप्ति की ओर है। अब हम इस स्टेप पर चर्चा करेंगे कि द्विघात समीकरणों के अनुप्रयोग, यानी आप कह सकते हैं समस्यात्मक प्रश्नों को हम किस तरीके से हल करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, समस्यात्मक प्रश्नों को हल करने में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है कि किस तरीके से हम समस्याओं को लेट करते हैं, किस तरीके से हम समस्याओं को मानकर हल करते हैं। उन्हीं समस्याओं को किस तरीके से हम मानेंगे, कुछ स्टेप्स के माध्यम से हम आपके सामने उसके मेथड को रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम समझते हैं कि यदि मेथड आपके समझ में आते हैं तो निश्चित आप किसी भी ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं जो द्विघात समीकरण में अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है, यानी समस्या के अंतर्गत आता है। अब इसमें मान लीजिए कि अगर कोई समस्या दिया गया है, कोई भी प्रश्न यदि हम हल कर रहे हैं, अगर कोई समस्या दिया गया है, इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कह सकता है कि दो ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। जैसे कह रहा है दो ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो ध्यान दीजिएगा, यह द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। इसको हम समस्यात्मक प्रश्न कहते हैं। और निश्चित मान लीजिए अगर इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं तो वह अच्छे नंबर आपको देके जाते हैं। प्रश्नों में कोई दम नहीं होता है यदि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, यदि आपको प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत ना हो तो निश्चित मान लीजिए आप प्रश्न को बड़ी ही सुविधापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखकर हमने यहाँ कुछ स्टेप्स रिप्रेजेंट किए हैं। आप इनको देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पहले स्टेप में देखिएगा, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, पहली मात्रा को एक चर के रूप में मान लेते हैं। जैसे अभी मैंने प्रश्न पढ़ा है कि ऐसे दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो, तो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। तो इसमें पहली को हम यक्ष मान लेते हैं। वही यहाँ कह रहा है कि पहली मात्रा को चर यानी माना यक्ष के रूप में विचार करते हैं। हम पहली मात्रा को यक्ष मान लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, प्रश्न में दी गई शर्तों के उपयोग करके, प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में जो भी शर्त दी गई होगी उस शर्त का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अन्य पदों का मान यक्ष के पदों में प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो जब हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक को यक्ष मान लेंगे तो दूसरी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगी वो यक्ष प्लस 2 होगी, यानी यक्ष के पदों में ही हम उसको भी मान लेते हैं। इसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है, दी गई शर्तों के अनुसार, जो प्रश्न में शर्त दिया गया है, कह रहा दी गई शर्तों के अनुसार स्टेप 1 से प्राप्त मात्राओं को समीकरण के रूप में लिखते हैं। अब जो शर्त दिया गया है, जैसे कह रहा है दो धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो जब एक को हमने यक्ष मान लिया तो दूसरा हो गया यक्ष प्लस 2। अब शर्त क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग यानी यक्ष स्क्वायर धन यक्ष धन 2 का होल स्क्वायर। तो ये शर्त हो गया, बराबर कह रहा है 290 आ रहा है। तो वही कह रहा है कि स्टेप 1 से प्राप्त मात्राओं में समीकरण को लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, द्विघात समीकरण प्राप्त करने हेतु स्टेप 2 से प्राप्त समीकरण को सरल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम शर्त के अनुसार रखेंगे और उसके बाद जब उसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब वह हमको द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
अब जब ये द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया, अब क्या करते हैं, चर के मानों को प्राप्त करने के लिए द्विघात समीकरण को हम हल करते हैं। जो चर राशि हमको प्राप्त हुई है, जिस चर राशि में हमने मान को माना है, हम क्या करते हैं, उसके मान को प्राप्त करने के लिए हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों में कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप किस नियम से, किस मेथड से प्रश्न को हल कर रहे हैं। इस नाते आप गुणनखंड के माध्यम से या पूर्ण वर्ग बनाकर या द्विघात सूत्र के इस्तेमाल से दिए गए या प्राप्त द्विघात समीकरण को हम हल करते हैं। और जब सरल करते हैं तो देखिएगा, जब स्टेप 4 में हम इसको सरल करेंगे तो यक्स का हमको मान प्राप्त होगा। यहां देखिएगा स्टेप 5 में क्या कह रहा है, स्टेप 4 से प्राप्त यक्स के उन मानों को छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए जब स्टेप 4 में हमने क्या किया, समीकरण को हल किया, उसका गुणनखंड किया, द्विघात समीकरण के मूलों को प्राप्त किया। और जब द्विघात समीकरण का मूल प्राप्त हो गया, तब हम क्या करते हैं, जो यक्स के उन मानों को हम छोड़ देते हैं जो दिए गए शर्तों का पालन नहीं करता है, जो प्रश्न में दिए गए शर्तों का पालन नहीं करता है, हम यक्स के उन मानों को छोड़ देते हैं। और उसके बाद छठे स्टेप में देखिएगा, कह रहा है स्टेप 1 में मानी गई मात्राओं के मान को हम ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से किसी भी ऐसे प्रश्न को आप सुविधा पूर्वक हल कर सकते हैं जो समस्यात्मक हो। आप इन बिंदुओं को ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं विश्वास करता हूं यदि ये स्टेप आपके समझ में आते हैं तो निश्चित आप ऐसे समस्यात्मक द्विघात समीकरणों के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम कॉमन विधि के रूप में जानते हैं, इसको हम उभयनिष्ठ विधि के रूप में जानते हैं। और इस विधि का हम इस्तेमाल अक्सर इस प्रकार के प्रश्नों में करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के बारे में। देखिएगा, समस्यात्मक प्रश्न लेके हम आए हैं। कह रहा है एक ऐसी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग में से, एक ऐसी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग में से 84 कम करने पर वह दी हुई संख्या से 8 अधिक के तिगुने के बराबर हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमको पता नहीं है कि वह प्राकृतिक संख्या क्या है। हम याद करते हैं उस कॉमन मेथड को जो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम पहली राशि को मान लेते हैं और वह हम यक्स के पदों में, वाई के पदों में किसी भी चर राशि के रूप में हम मान सकते हैं। देखिएगा हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना वह प्राकृतिक संख्या बराबर यक्स है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या हमको मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि माना वह प्राकृतिक संख्या यक्स है। अब कह रहा है जिसके वर्ग में से 84 कम करने पर। तो देखिएगा, आप लिख सकते हैं शर्तानुसार मतलब शर्त के अनुसार। अब शर्त क्या कह रहा है कि दी गई संख्या के वर्ग से 84 कम करने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, वह संख्या से 8 अधिक के तिगुने के बराबर हो। संख्या यक्स है, इससे 8 अधिक के 3 गुने के बराबर हो। तो ये हमारा शर्त हो गया। अब जब ये शर्त हमको प्राप्त हो गया तो इस शर्त को हम क्या करते हैं, हल करके, सरल करके इसको द्विघात के रूप में बदलते हैं। ये x स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3x प्लस 24 हो जाएगा। इन दोनों को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये 3x प्लस इधर आएगा माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ 84 है माइनस
इस 24 को इधर ले आएंगे, -24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा x² माइनस 3x ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -108, ये हो जाएगा -108 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये बदल गया द्विघात समीकरण में, ये किस रूप में परिवर्तित हो गया, ये द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया। और जब ये द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। इसको हम किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं, चाहे वह द्विघात समीकरण द्विघाती सूत्र का मेथड हो, चाहे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का मेथड हो, या फिर गुणनखंड करने का मेथड हो। तो देखिएगा यहाँ पर हम अगर गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करें तो हम 108 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, यह हमको प्राप्त होता है। देखिएगा इस प्रकार से, देखिएगा हमको 2 × 2 × 3 × 3 × 3 ये 108 का अभाज्य गुणनखंड है। अब इनमें से हम दो ऐसी संख्याओं को प्राप्त करेंगे जिनका अंतर 3 हो। तो देखिएगा ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 त्रिका 9, 3 12। तो यहाँ से देखिएगा हमको मिल गया x² माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे, x² माइनस 12x को एक ब्रैकेट में रखेंगे और प्लस 9x माइनस 108 को एक ब्रैकेट में रखेंगे इज इक्वल टू 0। यहां से देखिएगा x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 बचेगा, प्लस इन दोनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिएगा x प्लस 9 ये जो है इसको एक ब्रैकेट में आप रख सकते हैं, x माइनस 12 को कॉमन ले लेंगे इज इक्वल टू 0। ये देखिएगा यहां से अब हम इस द्विघात समीकरण के मूलों को प्राप्त करते हैं और लिखेंगे यदि x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तब x इज इक्वल टू -9। ध्यान दीजिएगा यह अग्राह्य होगा, अतः लिखेंगे यदि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तब x इज इक्वल टू 12 प्राप्त होगा। यही ग्राह्य होगा, यही मान जो होगा वो क्या होगा, ग्राह्य होगा, अतः वह प्राकृतिक संख्या 12 होगी। इस प्रकार से आप किसी भी दिए गए समस्यात्मक प्रश्न के हल को प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा हम अगला प्रश्न लेके आते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा आप। निश्चित मान लीजिए आपकी परीक्षा में इस प्रकार का एक प्रश्न कंपल्सरी रूप से पूछा जाता है और वह 3 नंबर 4 नंबर का होता है, और ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूजन के नाते आता हुआ प्रश्न भी गलत करके आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित आप 100% एग्जैक्टली सही सॉल्व करके आएंगे और आपको जितने भी मार्क का क्वेश्चन होगा उतना मार्क प्राप्त होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा ये अगला प्रश्न नाव और धारा पर आधारित है। इस प्रकार का प्रश्न आप द्विचर रैखिक समीकरण में हल कर चुके हैं। चूंकि वहां पर हमने द्विचर में माना था राशि को, और वहां पर 2 चीजें हमको ऐसी थी जो माननी पड़ती हर कंडीशन में। यहां पर देखिएगा उसी प्रकार का प्रश्न है, इसको हम एक चर में मानकर द्विघात के रूप में परिवर्तित कर किस प्रकार से हल करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिति जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। कह रहा है एक मोटर बोट है जो शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है। कह रहा है कि 24 किलोमीटर दूरी देखिएगा दिया है, कह रहा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल देखिएगा धारा जिधर बह रही है ये अनुकूल हो गया और उसके विपरीत जब हम तैरेंगे तो ये प्रतिकूल हो गया।
कह रहा 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो आपको यहां पर धारा की चाल ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, हमको धारा की चाल नहीं ज्ञात है तो हम क्या करेंगे, उसी को मान लेंगे। हम मान लेंगे कि माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा, जैसा कि द्विचर रैखिक समीकरण में मैंने बताया था कि जब धारा की चाल आपको पता चल जाए, जब धारा की चाल आपको पता चल जाए, जैसे आपने मान लिया कि माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चूंकि देखिएगा ये कह रहा है स्थिर जल में नाव की या बोट की जो चाल है वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब हम धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो धारा की चाल से ये हमारी चाल जो होगी ये क्या होगी, ये देखिएगा, जब हम धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो हमारी चाल से धारा की चाल माइनस होगी, और जब हम धारा के अनुकूल जाएंगे तो हमारी चाल धारा की चाल में जुड़ जाएगा। तो देखिएगा, हम लिखेंगे धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, ये हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल, इसमें देखिएगा क्या होगा, हमारी चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, ये हो गया। और देखिएगा शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, शर्त के अनुसार कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक समय लेता है। धारा के प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो हम क्या करेंगे, धारा के अनुकूल समय निकालेंगे, धारा के प्रतिकूल समय निकालेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए, या फिर जिसमें अधिक लग रहा उसमें से 1 घटाकर दोनों बराबर कर देंगे, समझ रहे हैं, या जिसमें कम लग रहा है उसमें 1 जोड़कर दोनों को बराबर कर देंगे। तो देखिएगा शर्तानुसार क्या कह रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो देखिएगा दूरी आपका दिया 24 किलोमीटर, ये हो जाएगा 24 बटे 18 माइनस x घंटा। ये आपको धारा के प्रतिकूल लगा समय होगा और धारा के अनुकूल लगा समय 24 बटे 18 धन x होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 1 घंटा अधिक समय लग रहा है, तो या तो इसमें 1 माइनस कर दीजिए या फिर इसमें 1 जोड़ दीजिए। ये प्रतिकूल, ये अनुकूल है, ये कम समय लगेगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये आपका शर्त के अनुसार है। अब इसको हम हल करेंगे, ये 24/18 माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे
24 प्लस 18 प्लस एक्स बाई 18 प्लस एक्स होगा। देखिएगा अब क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीपल इसके साथ, इसका क्रॉस मल्टीपल इसके साथ करवा देते हैं और इस प्रकार से इस प्रकार से देखिएगा, या एक और कंडीशन यहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो इसको इधर उठा के ले आए, क्रॉस मल्टीपल करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। अगर आप चाहें तो इसको इधर ले आ सकते हैं, ये हो जाएगा 24 बाई 18 माइनस एक्स और ये इधर आएगा कि माइनस 24 बाई 18 प्लस एक्स और इज इक्वल टू यहां बचेगा 1। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां एलसीएम लेना होगा, जब एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इससे इसको डिवाइड करेंगे कटेगा, ये बचेगा, इसका मल्टीपल इसमें होगा, ये हो जाएगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स और माइनस, यहां पर देखिएगा माइनस है इसलिए अंदर का चिन्ह बदलेगा, यहां पर ये हो जाएगा 24 इंटू 18 माइनस एक्स। इस प्रकार से इज इक्वल टू 1। अब इसका क्रॉस गुणा 1 के साथ करवा देंगे तो ये देखिएगा 18 अट्ठइया में 144 होता है, 18 अट्ठइया में 18 अट्ठइया में 224, ये देखिएगा मल्टीपल करवा लेते हैं, ये देखिएगा ये 24 का मल्टीपल 18 में होगा तो 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 दूनी 36, 36 और 7, 36 7 43 होगा 432, ये होगा प्लस 24x और ये होगा माइनस, ये हो जाएगा 432 और ये हो जाएगा प्लस 24x बाई इसका तो हमने क्रॉस मल्टीपल कर दिया तो इज इक्वल टू हो जाएगा 18 का गुणा 18 में करेंगे 324 होगा, ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, यहां पर देखिएगा 432 से 432 कट गया, 24 24 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 48 एक्स और इन दोनों को इधर ले आएंगे, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 324 बराबर 0। तो यहां पर देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 इज इक्वल टू 0 के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा हम इसका क्या करेंगे, 324 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे और 324 का जब हमको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा तो हम x का मान प्राप्त कर लेंगे। आइए देखते हैं 324 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त होता है। ये होगा 2 एकन्ने 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकन्ने 2, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकन्ने 3, इस रूप में हमको प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा गुणा करने पर 324 प्राप्त हो और जोड़ने पर 48, गुणा करने पर 324 प्राप्त हो और जोड़ने पर 48। तो देखिएगा यहां से हम दो संख्या प्राप्त करेंगे, यहां से हम दो संख्या प्राप्त करेंगे तो देखिएगा ये दोनों संख्याएं हमको प्राप्त होंगी। ये देखिएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 और 3 दूनी 6, 54 में से अगर 6 घटाएंगे तो 48 आएगा। इस प्रकार से इसका खंड हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस ये हो जाएगा 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0।
देखिएगा इन दोनों के एक ब्रैकेट में रखेंगे, इन दोनों के एक ब्रैकेट में रखेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 54x एक ब्रैकेट में प्राप्त होगा, माइनस, ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 6x प्लस 324 इज इक्वल टू 0 होगा। यहां से देखिएगा इन दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 54 बचेगा, माइनस इन दोनों में 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर x प्लस 54 बचेगा इज इक्वल टू 0। देखिएगा x प्लस 54 कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे तो जो बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये दूसरे ब्रैकेट में प्राप्त होगा। इस तरीके से इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया। जब द्विघात समीकरण का गुणनखंड प्राप्त हो गया तो हम क्या करते हैं, यहां से इस द्विघात समीकरण के मूलों को प्राप्त करते हैं। लिखेंगे यदि x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 तब x इज इक्वल टू माइनस 54 होगा। और ये ध्यान दीजिएगा ये अग्राह्य होगा, ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि हमने धारा की चाल को x माना है और जो धारा की चाल है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए अग्राह्य होगा। आगे लिखेंगे यदि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तब x इज इक्वल टू हो जाएगा 6, यही मान्य होगा, यही मान्य होगा। और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वह धारा की चाल होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल होगी। इस प्रकार से आपको धारा की चाल प्राप्त हो जाती है, क्योंकि आपको इस प्रश्न में धारा की चाल को ही प्राप्त करना है। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, हमने कुछ खास नहीं किया है, वही जो प्रश्न में दिया है उसी अनुसार हमने आगे अपने प्रश्न को सॉल्व करते समय हम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला स्टेप क्या होता है, जो चीज नहीं मालूम है, जिस चीज के बारे में पूछ रहा है उसको हमने मान लिया। हमने मान लिया कि माना धारा की चाल x किलोमीटर है, क्योंकि दूरी दिया है प्रश्न में 24 किलोमीटर, तो क्या करते हैं धारा के अनुकूल हम क्या करते हैं बोट की चाल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा शांत जल में बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो जब धारा के प्रतिकूल हम मोटर बोट की चाल ज्ञात करेंगे तो जब प्रतिकूल होगा तो वह हमारे आप मोटर बोट की बात कर लीजिए, मोटर बोट की शांत जल में जो चाल है उस चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाती है। तो धारा के प्रतिकूल जब हम मोटर बोट की चाल ज्ञात करेंगे तो ये 18 माइनस x हो जाएगा, और जब धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल हम ज्ञात करेंगे तो मोटर बोट की सामान्य जल में जो चाल है उसी चाल में धारा की चाल क्या होगी जुड़ जाती है, तो 18 धन x हो जाएगा। अब शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल जाने में जितना समय लगता है उससे 1 घंटा ज्यादा समय लगता है धारा के प्रतिकूल जाने में। तो देखिएगा धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल होगा, चाल है 18 माइनस x, दूरी है 24 किलोमीटर, तो 24 बटे 18 माइनस x होगा, और धारा के अनुकूल जाने में लगा समय ये आपका दूरी 24 किलोमीटर होगा, चाल 18 धन x होगा, तो ये 24 बटे 18 धन x होगा। ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि इसमें 1 घंटा ज्यादा समय लग रहा है, तो इसमें से हमने क्या किया 1 घंटा इसमें जोड़ दिया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। देखिएगा अब इसको हमने क्या किया इधर ले आए, जब इसको इधर ले आए तो ये प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया। अब हमने क्या किया 18 माइनस x और 18 धन x का एलसीएम ले लिया। जब 18 माइनस x और 18 धन x का एलसीएम हमने लिया तो 18 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्राप्त हुआ, और यहाँ से देखिएगा 18 माइनस x से जब इसको हमने डिवाइड किया तो 18 धन x प्राप्त हुआ। 18 धन x का गुणा 24 में किया, फिर 18 धन x से जब हमने 18 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को डिवाइड किया तो यहाँ पर 18 ऋण x बचा, 18 ऋण x का गुणा हमने 24 में किया। तो इस प्रकार से देखिएगा हमको प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं ये 18 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का क्रॉस गुणा 1 के साथ कर देते हैं, हमको प्राप्त हो जाता है। यहाँ देखिएगा 24 का गुणा जब 18 में करेंगे 432 प्राप्त होगा, धन x में जब हम 24 का गुणा करेंगे धन 24 हो जाएगा 24x। यहाँ देखिएगा माइनस 24 का गुणा जब 18 में करेंगे तो माइनस 332 होगा, और माइनस 24 का गुणा जब माइनस x में करेंगे धन 24 से x हो जाएगा, बराबर 18 का वर्ग करेंगे तो 324 होगा और माइनस x स्क्वायर होगा। देखिएगा 324 माइनस x स्क्वायर को उधर से क्या करते हैं इधर ले आते हैं। यहाँ पर देखिएगा 432 से 432 क्या हो गया कट गया, क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस था। जब अब हमने उसको इधर ले आए तब ये हो गया 48x, यहाँ पर 24 धन 24 48x,
इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आए तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया इक्वल टू 0। इस प्रकार से इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब जब ये द्विघात समीकरण के रूप में हमको प्राप्त हो गया, तब हम इसका हल प्राप्त करने के लिए किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए अभी तक आपको 3-4 मेथड बताए जा चुके हैं, जिनमें प्रमुख रूप से गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है, या द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके हल करना है। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या करते हैं, हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। हमने 324 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया और इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। जब हमने इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया तो हमको 54 और 6 प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा 54 में से अगर 6 माइनस करते हैं तो 48 आएगा, यानी दोनों का अंतर 48 है, और अगर हम दोनों का मल्टीपल करते हैं तो हमको 324 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमको प्लस 48 चाहिए, तो हमने क्या किया, प्लस 48 की जगह पर 54 एक्स माइनस 6 एक्स रख दिया। इस प्रकार से इन दोनों पदों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों पदों को एक ब्रैकेट में रखा। इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 54 हो गया। यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस था इसलिए अंदर का चिन्ह बदल गया, ये 6x प्लस 324 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिएगा इन दोनों में से x कॉमन था, हमने x कॉमन ले लिया, x धन 54 प्राप्त हुआ ब्रैकेट में। इन दोनों में देखिएगा 6 कॉमन है तो हमने 6 कॉमन ले लिया, तो x धन 54 ब्रैकेट में बचा। अब देखिएगा x धन 54 यहाँ भी, x धन 54 यहाँ भी, दोनों में से हमने क्या किया, x धन 54 को कॉमन ले लिया। अब जो बचा उसको हमने दूसरे ब्रैकेट में रख दिया। इस प्रकार से ये गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया, x धन 54 एक ब्रैकेट में और x माइनस 6 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब यहां से हम इसके मूलों को प्राप्त करेंगे, लिखेंगे यदि x धन 54 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू माइनस 54 होगा। ध्यान दीजिएगा यहां हमने चाल को x माना है, अतः यह अग्राह्य होगा। लिखेंगे यदि x माइनस 6 इक्वल टू 0, यदि x माइनस 6 इक्वल टू 0 तब x का जो मान होगा वह हमको 6 प्राप्त होगा, x का जो मान होगा वह हमको 6 प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो धारा की चाल होगी वो कितनी होगी, धारा की चाल जो होगी वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और इस प्रकार से हम ऐसे समस्यात्मक प्रश्नों को आसानी से सुविधापूर्वक हल कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, अतः अब हम कुछ और प्रश्नों को लेकर अगले वीडियो में आएंगे। बेहतरीन और परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप यदि विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को पलटकर देखें तो इस प्रकार के आपको प्रश्न 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर से लेकर प्राप्त होते हैं। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। और हम निश्चित ये आपको विश्वास दिलाने का प्रयास करेंगे कि जो भी आप पढ़ें वह आपके समझ में आए। मेरा यही उद्देश्य है इस चैनल को चलाने का कि जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़े वे कुछ न कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। और निश्चित मान लीजिए यदि समझ में आता है तो आप इसका इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। धन्यवाद।